अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आरजेडी एमपी मनोज झा ने कर्नाटका में लीडरशिप चेंज पर अपना रिएक्शन दिया। उनका कहना है कि डीके शिव कुमार के सिद्धरामैया की जगह सीएम बनना कांग्रेस का इंटरनल मैटर है। मनोज झा ने कहा है कि वो अपनी पार्टी की तरफ से डीके शिव कुमार को मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का पैगाम देते हैं। सियासी हलकों में कर्नाटका के इस तब्दीली पर मुख्तलिफ रिएक्शंस सामने आ रहे। सीडब्ल्यूसी मेंबर बना दिया गया है। देखिए, पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का अपना इंटरनल मैकेनिज्म है कि सिद्धरामैया जी जो कि बहुत ही बड़े कद के और एक वैचारिक नेता हैं, उनको कांग्रेस वर्किंग कमेटी में लाया गया और मैं असंख्य शुभकामनाएं देता हूं अपने दल की ओर से डीके शिव कुमार जी को कि कर्नाटका को और ऊंचाई पे ले जाएं और समावेशी विकास के नक्शे को और मकबूल करें। हैदराबाद में सीनियर कांग्रेस लीडर वी हनुमंतराव ने डीके शिव कुमार को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि सीएम डेजिग्नेट डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया मिलकर काम करेंगे और पार्टी को अगले इलेक्शंस में कामयाब दिलाएंगे। वी हनुमंतराव ने कहा है कि कांग्रेस की क़ुव्वत उसकी इत्तेहाद में है और दोनों लीडर्स का मिलकर चलना पार्टी के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। सियासी हलकों में इस बयान को कांग्रेस के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल के तौर पर देखा जा रहा। एक साल से कर्नाटका में स्ट्रगल चल रहा, चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया वर्सेस पीसीसी प्रेसिडेंट डीके शिव कुमार के वो भी बनना चाहता था अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस वॉट एवर द प्रॉमिसेस। ये फाइनली राहुल गांधी एंड मल्लिकार्जुन खड़गे वेणुगोपाल हैज रिक्वेस्टेड भाई सिद्धरामैया जी। सिद्धरामैया हाईकमांड की बात सुन लिया, वो रिजाइन कर दिया, उनको सीडब्ल्यूसी में अकोमोडेट करे और नया चीफ मिनिस्टर कौन बन रहा, हमारे डीके शिव कुमार। अभी दोनों मिलके बराबर कांग्रेस के जो प्रॉमिसेस थे, पब्लिक इलेक्शन पहले जो वादे करे, ये सब दोनों मिलके चलाएंगे, अच्छा काम करेंगे तो पब्लिक भी नेक्स्ट इलेक्शन में फिर कांग्रेस आने का दोनों मिलके काम करेंगे, जाएंगे। ये आज मैं शुभकामना देता हूं। आज उन्होंने नया चीफ मिनिस्टर कर्नाटका का डीके शिव कुमार, मेरा शुभकामना है दोनों मिलके अच्छा काम करके कांग्रेस को नेक्स्ट इलेक्शन में भी जिताने का काम करेंगे। यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट मीटिंग के लिए सीआर पाटिल और जी किशन रेड्डी के साथ कारपूल करते हुए पीएम मोदी के फ्यूल सेविंग मैसेज को दोहराया। उनका कहना था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ्यूल कंजम्पशन कम करने की अपील की है और कारपूलिंग उसी सोच के एक मिसाल है। मिनिस्टर ने एक ही गाड़ी में सफ़र करके फ्यूल कंजर्वेशन और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट का पैगाम दिया। ये कदम एनर्जी सेविंग और एनवायरमेंटल अवेयरनेस को फ़रोग़ देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा। आज पाटिल जी, किशन जी और मैं कारपूलिंग करके जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को आह्वान किया है और उनके आह्वान पर अनावश्यक पेट्रोल और डीजल का खर्च की खपत बचाने के लिए पूरा देश खड़ा हुआ और उस पर अमल कर रहा है। तो हम तो मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं, तो हमने भी सोचा कि कार पूल करके हम लोग जाएं और अपना योगदान इसमें दे पाए। प्रधानमंत्री जी हम सबकी प्रेरणा हैं, वो बहुत पहले और बहुत दूर की सोचते हैं। आज की परिस्थितियों में आवश्यक है कि हम अनावश्यक तेल का, डीजल का, पेट्रोल का जो खर्चा है उसको हम कम करें, इसलिए कारपूल करके जा रहे हैं। दिल्ली के मालवीय नगर में पेश आने वाले खौफनाक फायर ट्रेजेडी पर बीजेपी एमपी मनोज तिवारी ने गहरे दुख का इजहार किया।
साइट पर रवाना होते हुए उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है और मुतल्लिका टीम्स रेस्क्यू ऑपरेशन में मुसलसल मसरूफ़ है। इमरजेंसी सर्विसेज और रेस्क्यू टीम्स मुतासरीन को बचाने और हालात पर काबू पाने के लिए जंगी बुनियादों पर काम कर रही। जी, मुझे थोड़ी देर पहले ये समाचार मिला, मन बहुत दुखी हो गया। मैं अभी वहीं निकल रहा हूँ। वैसे अभी मुख्यमंत्री जी का ट्वीट भी पढ़ रहा था कि कोई रेस्टोरेंट कम होटल है यहीं मालवीय नगर में और भयानक आग हुई है। बहुत दर्दनाक हादसा है। 20 लोगों के उसमें मारे जाने का समाचार मिला है। हालांकि सारी राहत एजेंसियां तो लगी हैं, मगर वास्तव में बहुत दर्दनाक है। अब उसका क्या, अभी तो पहले घायलों को जितना बचा सकते हैं उसकी कोशिश हो रही है, मगर वास्तव में बहुत दर्दनाक हादसा है। समझ में नहीं आ रहा है क्या इसमें बोला क्या जा सकता है। अब मैं चल के देखता हूं वहां क्या स्थिति। बहुत बड़ी दुर्घटना है, बहुत बड़ा हादसा है, बहुत दर्दनाक हादसा है और पहले तो घायलों को बचाना है, उसके बाद क्या रीजन हुआ इसकी पूरी जांच भी होनी चाहिए। पटना में खानसर के कोचिंग सेंटर पर तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। डीएसपी राजेश रंजन के मुताबिक ज्ञान बिंदु इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रोशन आनंद को इस हमले का मास्टरमाइंड बताते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने वेंडालिज्म में शामिल 2 और अफराद को भी अरेस्ट किया है। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक कोचिंग इंस्टीट्यूट के दरमियान राइवलरी इस वाक़े की मुमकिना वजह बताई जा रही। पुलिस का कहना है कि मामले की मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है और तमाम जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। कल रात में लगभग 10 बजे मुसल्लापुर हाट के पास खान ग्लोबल कोचिंग है, वहाँ पे कुछ लोग आकर ग्लोबल कोचिंग का जो होर्डिंग लगा था गेट गली के नुक्कड़ पे, उसको तोड़ दिया गया और ईंट पथराव किया गया कोचिंग के ऊपर। साथ ही कोचिंग का एक गार्ड है चुन, उसको पकड़ कर लोगों के द्वारा मारपीट किया गया और ईंट से भी मारा गया, जिसमें उसका सर फट गया, जिसे इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा गया, जहां वो इलाजरत है। इस संबंध में खान कोचिंग के मैनेजमेंट की ओर से कन्हैया सिंह द्वारा जो है 4 नामजद और 15-20 अज्ञात के विरुद्ध जो है प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस संबंध में कदमकुआं थाना में कांड दर्ज कर लिया गया है। प्रथम दृष्टया ये सूचना आई थी कि फायरिंग हुई है, लेकिन जब खान कोचिंग के कैमरों का और आसपास के कैमरों का जब सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा हथियार लिए होने या फायरिंग करने की बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। उनके द्वारा जो आवेदन दिया गया है प्राथमिकी दर्ज करने के लिए, उसमें भी फायरिंग की बात नहीं लिखी गई है और इसके आधार पर ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद, जिनके ऊपर यह आरोप है कि उनके द्वारा यह पूरा घटनाक्रम कराया गया है, उनको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही तोड़फोड़ में जो 2 व्यक्ति अभिषेक और गौरव पहचान हुई है जिन पर प्राथमिकी भी नामजद है, उनको भी गिरफ्तार किया गया है और इन लोगों को जो भी न्यायालय में उपस्थापित किया जाएगा। प्रथम दृष्टया ये कोचिंग राइवलरी ही प्रतीत होता है। ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले बिहार पुलिस के सिपाहियों के जो रिजल्ट हुआ था उसमें खान सर के कोचिंग का दावा था कि हमारे यहाँ से बहुत अधिक नंबर्स में बच्चे सफल हुए हैं और 31 तारीख रविवार को सफल अभ्यर्थियों के साथ उनका एक भोज आयोजन किया गया था। इसी को लेकर बताया जा रहा है कि इसी ईर्ष्या, द्वेष और राइवलरी में ये जो घटना घटी है। दिल्ली के मालवीय नगर फायर ट्रेजेडी पर आम आदमी पार्टी लीडर सौरभ भारद्वाज ने सरकार पर सख्त तनकीद की है। उनका कहना है कि इस हादसे में 21 अफराद जिंदा जलकर हलाक हुए, जिनमें फॉरेन नेशनल्स भी शामिल थे। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद हुकूमत को शर्म महसूस करनी चाहिए और जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। मालवीय नगर फायर के सबब और मुमकिन सेफ्टी लैप्सेस की तहकीकात जारी है। अब ये आग लग गई जिसके अंदर अभी तक बताया गया 21 लोग मरे हैं। 21 लोग जिंदा मर गए जल के, और भी हो सकते हैं। अब क्या किया जा रहा है सरकार की तरफ से, जो लोग मरे उन्हीं पे दोष डाल दो कि यही गलत थे, हौजरानी के लोग गलत है, सरकार बिल्कुल ठीक है। अरे यार, मरने वालों के लिए थोड़ा तो तरस खाओ। सरकार को मैं कहना चाहता हूं,
ज्यादातर लोग बाहर के विदेश के लोग हैं। आप ये सोचिए कि भारत के बारे में क्या इमेज बनेगी बाहर। इलाज के लिए आए हुए, कोई पिकनिक मनाने नहीं आए हुए थे। किसी का रिश्तेदार को किडनी बदलवानी है, किसी को हार्ट का बाईपास कराना है, मजबूरी में आदमी यहाँ पे रह रहा है, कोई पिकनिक में नहीं रह रहा। अब सरकार क्या कर रही है, इन्हीं के ऊपर दोष डाल दो, यही गलत लोग थे। अरे थोड़ी शर्म करो। और अगर सरकार को बोलना तो खुद बोले ना, सूत्रों का नाम से क्यों चला रहे हैं। सूत्रों की टूल किट को बंद किया जाए, सरकार को जो बोलना है खुद बोले, अपने नाम से बोले, मंत्री बोले, मुख्यमंत्री बोले, मगर सूत्रों के पीछे ना छिपे। अरे भैया ये तो सब कहने वाली बातें हैं। कौन कह रहा है? रेखा गुप्ता आके बोले ना रिकॉर्ड पे। सूत्रों के नाम से मत बताइए मैडम, मैं रिकॉर्ड पे बोल रहा हूं आपके सामने कैमरे में। या तो आशीष सूद बोले या रेखा गुप्ता बोले, टूल किट का हिस्सा मत बनिए। केरला में एम्स के लिए ज़मीन देने की तैयारी पर यूनियन मिनिस्टर सुरेश गोपी ने खुशी का इजहार किया है। उनका कहना है कि ये एक पॉजिटिव अप्रोच है और पहली एलडीएफ गवर्नमेंट को भी इसी तरह का रवैया अख्तियार करना चाहिए था। सुरेश गोपी ने कहा है कि अगर स्टेट कहीं भी ज़मीन देने के तैयार है तो एम्स प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। एम्स को लेकर केरला की सियासत में ये बयान एक नई बहस का सबब बन गया है। ഈ എയിംസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ പുതിയ ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും സ്ഥലം തരാമെന്നുള്ള ഒരു ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക് അദ്ദേഹം ഇട്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ പോസിറ്റീവായ അപ്രോച്ചാണ്. ഇതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ 10 വർഷവും ഇതിന് മുമ്പിലത്തെ സർക്കാരിൽ നിന്ന് വേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു ഒരു സമീപനം ഇതായിരുന്നു. ഇനി മുരളിച്ചേട്ടനും അതങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിലും അത് ജനങ്ങളെ അറിയിച്ച് പറഞ്ഞതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം. ഞാനും അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അതുപോലെയുള്ള അറിവ് മാത്രമാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിനൊരു ഒഫീഷ്യൽ പ്രൊസീജിയറുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് ആദ്യം മുതൽ പറയുന്നത് 2016 രാജ്യസഭയിൽ എത്തിയപ്പോൾ മുതൽ പറയുന്നത് ശ്രീ പിണറായി വിജയനോടായാലും ശരി തന്നെ ആരോഗ്യമന്ത്രിമാർ രണ്ടുപേരോടായാലും പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് എയിംസിനെ സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധത അറിയിക്കുമ്പോൾ 5 സ്പോട്ടുകൾ അതിന് വ്യക്തമായ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഗൈഡ് ലൈൻസ് അനുസരിച്ച് നൽകിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ പുതുതായി സ്കീമിൽ വന്നിട്ടുള്ള എയിംസ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ ഗൈഡ് ലൈൻസുമായി അത് ഇണക്കി ചേർത്ത് 5 ജില്ലകളിൽ എവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്, സ്ഥലം നൽകാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്ന സന്നദ്ധത അങ്ങോട്ട് അറിയിക്കണം. അതിപ്പോൾ അറിയിച്ചാൽ അടുത്ത ബഡ്ജറ്റ്, വൈകിയാൽ ചിലപ്പോൾ അതിനടുത്ത ബഡ്ജറ്റായി പോകും. ഇതെല്ലാം ബഡ്ജറ്റിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മൊത്തം ഒരു ക്വാണ്ടം ലോഡ് അളന്നിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം പങ്കുവെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു എം പി ലാഡ്സ് ഫണ്ട് 7 മണ്ഡലങ്ങളിലായിട്ട് പങ്കുവെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് നാഷണൽ ബഡ്ജറ്റിൽ നിന്ന്. അത് BJP ഭരിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കാണോ എയിംസ് കിട്ടിയതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് ഗൈഡ് ലൈൻസ് പ്രകാരം നൽകിയ ഇടങ്ങളിലാണോ അത് ലഭിച്ചത് എന്ന് നോക്കുക. അതിൽ ഒരു എയിംസ് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഉന്നമനമുണ്ടാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഏത്, അത് പരിഗണനയിൽ വരും. നമുക്കിന്ന് കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടത് ഒരുപക്ഷെ മറ്റ് ഒരു രീതിയിലും വികസനമെത്താത്ത ഇടുക്കി, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളാണ്. പക്ഷേ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നൊരു MP-യെ ആദ്യമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത കേരള നിശ്ചയം, അതിനൊരു മര്യാദ കൽപ്പിക്കണമെങ്കിൽ തൃശ്ശൂരിന് അത് ലഭിക്കണം. ഇതെല്ലാം ഒന്നുകിൽ പ്രാദേശികം അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയപരം എന്ന് പറയുന്ന വിലയിരുത്തൽ വളരെ മോശവുമാണ്. ഇനി തൃശ്ശൂരിന് കൊടുത്താൽ പറയും അപ്പോൾ MP-മാരെ തന്നില്ലെങ്കിൽ തരില്ല എന്നും പറയുന്ന പക്ഷമുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊന്നുമല്ല. മലയാളികൾ ഒന്നിച്ച് വിചാരിക്കണം ഞങ്ങളുടെ കേരളം എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കണം. അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് കേരളത്തിൽ എവിടെ വന്നാലും നല്ലത് എന്നേ ഞാനും വിചാരിക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ അത് സത്യസന്ധമായ ഒരു ദുഷ്ടലാക്കുമില്ലാത്ത അങ്ങനെ ചില ക്രയവിക്രയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പ്രതലങ്ങളിലേക്ക് അത് വന്നാൽ അത് ആ പ്രദേശത്തിന് എന്തുമാത്രം ഇന്നുള്ള ബോട്ടിൽ നെക്ക് അധീകരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ആവാസ വ്യവസ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് ഉറുമ്പിനും പിന്നെ ഈ പറയുന്ന മറ്റ് ജീവികൾക്കുമുള്ള വ്യവസ്ഥിതിയല്ല. മനുഷ്യവാസത്തിന് ദ്രോഹകരമാവുന്ന വികസനം സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻ്റ് അല്ല. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വിലയിരുത്തി തന്നെയാണ് ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള. ആ പാക്ക് ഓഫ് ഗൈഡ് ലൈൻസിന് നല്ലതുപോലെ മുരളിച്ചേട്ടൻ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായിരുന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന്
അടുത്ത ബഡ്ജറ്റിൽ തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർദ്രമായ അവകാശവും ആവശ്യവും ഉന്നയിക്കണം. ഉന്നയിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് അവർ ആ പ്രദേശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവരുദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുടെ റവന്യൂ ക്ലസ്റ്റർ പരിശോധിച്ച് അതിലേറ്റവും യോഗ്യമായതിന് നൽകുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രക്രിയ. മുരളിച്ചേട്ടൻ അത് മനസ്സിലാക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് അന്നേരം ഒരു മറുപടി പറയണം. അത് ഇപ്പോൾ പുതുതായി വന്ന സർക്കാരിന് ഒരു മനോഭാവ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ആവശ്യമല്ല, ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ്. ആ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം യുക്തിപൂർവം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വിളംബരം അല്ലെങ്കിൽ അറിയിപ്പ് നടത്തിയതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ. ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് സ്റ്റെപ്പാണ്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഞാനും ഇനി യുദ്ധം ചെയ്യും. ഇനി എന്താണ് തടസ്സം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റും. ഇതല്ലാതെ മുഖ്യമന്ത്രി അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോഴൊക്കെ ഇല്ല അത് കോഴിക്കോട്, അത് ഞങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചതാണ്, ബാക്കി 4 സ്ഥലം കൂടി എഴുതി കൊടുക്കുക, ഇല്ലല്ല അതൊന്നും എഴുതി കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ പറയേണ്ടി വന്നു. ഇൻഡിഗോയുടെ കൊച്ചിയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ അദ്ദേഹം കണ്ണൂർ പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയേണ്ടി വന്നു, എന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ 5 സ്ഥലങ്ങൾ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സർക്കാർ കേരളത്തിൽ വരട്ടെ, അന്ന് നമുക്ക് എയിംസിനെ പറ്റി ആലോചിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ അവകാശം തന്നെയാണ്. കേരളം ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അതിലൊരു നിശ്ചയക്കുറവും വേണ്ട, സംശയവും വേണ്ട. ഉറപ്പായിട്ടും കേരളത്തിൻ്റെ അവകാശമാണ്. പക്ഷേ അത് യോഗ്യമായി എത്തേണ്ട സ്ഥലം എന്താണെന്ന് ക്രമീകരിച്ച് എടുത്ത് നൽകാനുള്ള വ്യവസ്ഥ, അതിൻ്റെ ഉറപ്പ് നൽകിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബഡ്ജറ്റിൽ ഇതിന് സ്ഥാനമുണ്ടാവും. അത് അടുത്ത ബഡ്ജറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനടുത്ത ബഡ്ജറ്റിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാകാനുള്ള ശ്രമമാണ്. ഞാനെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, എല്ലാവരും എയിംസിൻ്റെ പേരിൽ എന്നെ ഒരുപാട് തേച്ചു. എല്ലാവരും, പത്രക്കാരായാലും ശരി തന്നെ. അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇനി എയിംസ് വന്നാൽ അത് എൻ്റെ ക്രെഡിറ്റിലേക്ക് മാത്രമായിരിക്കുമെന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടി തറപ്പിച്ച് ഞാനിവിടെ പറയുന്നു. അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കും. അതിന് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയം വിടും. ഇനി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വോട്ട് ചോദിച്ച് വരില്ല എന്ന് ഏത് MP പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നെഞ്ചു വിരിച്ച്? ഇതറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ KC വേണുഗോപാൽ വിളിച്ചല്ലോ, നമുക്ക് ആലപ്പുഴയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ശ്രമിക്കാം. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കട്ടെ, യോഗ്യമായ സ്ഥലത്ത് വരട്ടെ. അതിൽ പക്ഷേ വിഭാഗീയത, പ്രാദേശികത ഒന്നും കാണരുത്. മലയാളികൾ സന്തോഷിക്കണം, അത് ഞങ്ങളുടെ കേരളം അത് നേടിയെടുത്തു എന്ന് മാത്രം വിചാരിക്കണം. അത്രേ പറയാനുള്ളൂ. बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह और डॉन 3 कंट्रोवर्सी में नया ट्विस्ट आ गया है। फिल्म प्रोड्यूसर अशोक पंडित ने ऐलान किया है कि रणवीर सिंह के खिलाफ जारी नॉन कॉपरेशन डायरेक्टिव को वापस लिया जा रहा। अशोक पंडित का कहना है कि इस मामले पर तमाम कंसर्न पार्टीज के साथ बैठकर बात की जाएगी और मसले का हल निकाला जाएगा। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को एक फैमिली करार देते हुए कहा है कि तमाम इख्तलाफात बातचीत के जरिए सुलझाए जा सकते हैं। रणवीर सिंह के लीगल रूट इख्तियार करने के बाद ये बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है, जिसने डॉन 3 कंट्रोवर्सी को एक नई सिमत दी है। Subject to the President General Secretary, Indian Motion Pictures Producer Association, IMPA, Abhay Sinha, the President of IMPA. Your appeal of non-cooperation directive issued against Mr. Ranveer Singh. Dear Sir, Madam, we are receipt of a letter dated 30/5/2026 and have carefully noted the contents of the same. At the outset, we would like to place on record our deep respect and admiration for IMPA. Being the oldest and one of the most respected organizations representing producers in the Indian film industry, over the years, IMPA has constantly worked towards the welfare, safety, security and unity of all stakeholders of the industry, always treating the fraternity as one extended family. The efforts and contributions made by your esteemed association towards maintaining harmony and safeguarding the interests of the industry are truly commendable and highly appreciated. We have always stood in support of what is right for the industry and have never hesitated to raise our voice against any wrongdoing affecting the dignity and interests of the film fraternity. It is in the spirit of that we sincerely appreciate the concern and intervention shown by IMPA and its President Mr. Abhay Sinha
in the present matter concerning Mr. Ranveer Singh. With utmost respect to your appeal and considering the larger interest of the industry and its members, we hereby convey that we are withdrawing the non-cooperation directive against Mr. Ranveer Singh with immediate effect. We are taking this step in good faith and with the trust and assurance extended by IMPA that matter shall be addressed with all concerned parties at a serious and constructive level with an endeavor to arrive at an amicable, fair and mutually beneficial resolution at their earliest. Further, we would like to inform you that we are scheduling a press conference wherein the withdrawal of the non-cooperation directive against Mr. Ranveer Singh shall also be formally announced in the interest of the maintaining transparency and goodwill within the industry. We once again extend our gratitude to IMPA for its guidance, concern and continued efforts towards preserving the unity and integrity of the film industry. दिल्ली के मालवीय नगर में लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में लगने वाली खौफनाक आग ने 21 जिंदगियां छीन ली, जबकि कई अफराद की हालत नाजुक बताई जा रही। सुबह तकरीबन 8:50 पर भड़कने वाली इस आग के बाद मैसिव रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया। फायर सर्विसेज, पुलिस और DDMA टीम्स ने मिलकर दर्जनों लोगों को रेस्क्यू किया। ऑफिशियल्स के मुताबिक कई लोग बिल्डिंग के अंदर फंस गए थे, जबकि 3 अफराद को बेसमेंट से जिंदा निकाल लिया गया। हॉस्पिटल रिसोर्सेज का कहना है कि सिलेंडर ब्लास्ट फायर की वजह हो सकती है, लेकिन असल सबब की तहकीकात जारी है। 15 मरीज ICU में ज़ेर इलाज हैं, जिनमें 8 वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। PM नरेंद्र मोदी ने अफसोस का इजहार करते हुए मुतासरीन के लिए फाइनेंशियल एड का ऐलान किया है। अथॉरिटीज़ ने वादा किया है कि अगर सेफ्टी रूल्स की खिलाफ वर्जी साबित हुई तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। भाई हेलो, ये गाड़ी जाकर बंद करवा दिए आप। देखते ही गुजरात से एक हैरानकुन खबर सामने आई है, जहां फूड सेफ्टी ऑफिशियल्स ने जूस मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्टोर की गई टनों के हिसाब से सड़ी हुई और ख़राब आम की खेप सीज कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मैंगोज़ पूरी तरह फंगस से भर चुके थे और उनके अंदर कीड़े भी मौजूद थे। इंस्पेक्शन के दौरान ऑफिशियल्स भी इन फलों की हालत देखकर शॉक हो गए। अथॉरिटीज़ का कहना है कि कुछ लोग सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए आवाम की सेहत और ज़िंदगियों से खिलवाड़ कर रहे। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने वार्निंग दी है कि ऐसे एडल्ट्रेशन और फूड फ्रॉड में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। अगर आप भी मार्केट से मैंगो जूस खरीद कर पीते हैं तो क्वालिटी और ट्रस्टेड ब्रांड्स का खुसूसी ख्याल रखें।
जनसेना पार्टी के चीफ और आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण ने तेलंगाना की सियासत के हवाले से एक अहम बयान दिया। मीडिया से बात करते हुए पवन कल्याण ने कहा, तेलंगाना में बीजेपी एक मजबूत सियासी कुव्वत के तौर पर उभर चुकी है और उसकी अपनी सियासी बुनियाद काफ़ी मुस्तहकम है। उन्होंने कहा कि उनकी राय में तेलंगाना में बीजेपी को जनसेना पार्टी पर ज़्यादा इन्हिसार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी वहां अपने दम पर भी सियासी मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। So BJP is a most deep-rooted party in Telangana. There is Janasena's support is not needed for an initiative is not needed for BJP. BJP does not need Telangana because it's so deep-rooted party, so committed cadre is there. I think they're least dependent on Janasena. That's what I think. इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचती हैं। अल्लाह हाफिज।